हेलो फ्रेंड्स, मैं एस के सैनी एमएससी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज डीडीयू यूनिवर्सिटी गोरखपुर बीकॉम सेकंड सेमेस्टर बिजनेस इकोनॉमिक्स 2022 का सेकंड पार्ट मैं लेकर के आया हूं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, और सारे जितने भी पार्ट के वीडियोस आएंगे उस सभी पार्ट्स का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र कला है या विज्ञान। कला विज्ञान ये भी दोनों लिखा है, तो ऑप्शन सी है, कला और विज्ञान दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्यवसाय वह क्रिया है जिसका प्रमुख उद्देश्य है, तो ऑप्शन बी सही है, लाभ कमाना। व्यवसाय वह क्रिया है जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है। तीसरे नंबर देखते हैं, व्यावसायिक अर्थशास्त्र विशेष रूप से संबंधित है, तो ऑप्शन सी सही है, फर्म के सिद्धांत से। फर्म के सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र सही निर्णय लेने का, व्यावसायिक अर्थशास्त्र सही निर्णय लेने का विज्ञान है। ऑप्शन सी सही है, विज्ञान है। नेक्स्ट देखते हैं कि फर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है। फर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन ए है, लाभों को अधिकतम करना। देखिए, इकोनॉमिक्स के दो पेपर होंगे, कुछ चैप्टर को फर्स्ट पार्ट में और कुछ चैप्टर को सेकंड पार्ट में। मैं ये फर्स्ट पार्ट का वीडियो लेकर के आया हूँ, और इससे पहले एक 70 क्वेश्चन का जो इंडियन इकोनॉमिक्स के ऊपर प्रश्न है उसका भी अध्ययन कर सकते हैं, और उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक डाल देंगे। तो प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, अर्थशास्त्र में मांग में कितने तत्व शामिल है। यानी अर्थशास्त्र में जो मांग में कितने तत्व शामिल है, तो ऑप्शन बी सही है, 5 तत्व शामिल है। मतलब किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, उसे खरीदने के लिए तत्परता और साधन और मात्रा और समय, इन 5 तत्वों का ध्यान रखना हमको पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि मांग तालिका के प्रकार है। तो मांग तालिका के 2 प्रकार हैं, एक है व्यक्तिगत मांग तालिका और एक है बाजार मांग तालिका। यानी पर्सनल मार्केट और यानी व्यक्तिगत और पर्सनल दोनों देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 8वें नंबर पे कि कीमत मांग वक्र होता है। कीमत मांग वक्र होता है, यानी हम कह सकते हैं प्राइस डिमांड होता है। तो आप जानते हैं कि बाएं से दाएं नीचे की तरफ होता है, क्योंकि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन पाया जाता है। यानी प्राइस बढ़ती है तो मांग घटती है, अगर प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ती है। इसलिए कह सकते हैं कीमत मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की तरफ, जब नेगेटिव की स्थिति आएगी तो इस तरह से बाएं से दाएं नीचे की तरफ झुका हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि उत्तम वस्तु एवं हीन वस्तु, सुपेरियर गुड्स और इन्फीरियर गुड्स वस्तु के प्रकार हैं। यानी किसके अंतर्गत आते हैं, तो आय मांग के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि अगर हमारी आय बढ़ती है तो सुपेरियर जो गुड्स है उसका डिमांड बढ़ता है, और आय हमारी घटती है तो सुपेरियर गुड्स की डिमांड भी क्या होती है, घट जाती है। तो अगर पूछता भी है रिलेशन क्या होता है आय और मांग के बीच में, तो पॉजिटिव रिलेशन होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि आय मांग को और किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन ए है, एंजिल वक्र के नाम से जाना जाता है। एंजिल वक्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं श्रेष्ठ वक्र, यानी सुपेरियर गुड्स में आय मांग वक्र कैसा होता है। तो यानी सुपेरियर गुड्स में आय मांग वक्र कैसा होता है, तो ये होता है धनात्मक। क्योंकि हमने बताया कि जो श्रेष्ठ वस्तुओं के यानी हमारी जो मांग आय हमारी बढ़ती है तो सुपेरियर गुड्स का डिमांड भी बढ़ता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये जो ढाल है डिमांड, ये पॉजिटिव यानी धनात्मक ढाल होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि हीन वस्तु में आय मांग वक्र कैसा होता है। हीन वस्तु में इन्फीरियर गुड्स
कि जो मांग वक्र कैसा होता है, तो यह ऋणात्मक होता है, क्योंकि हमारी आय अगर बढ़ती है तो जो हीन वस्तु का जो डिमांड है वो घटता है, इसलिए यह ऋणात्मक ढाल को दर्शाता है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ ये झुका होता है। 13 नंबर देखते हैं, स्थानापन्न वस्तु यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स, पूरक वस्तु जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं, स्वतंत्र वस्तु इंडिपेंडेंस गुड्स किस मांग के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन सी है, आड़ी मांग के अंतर्गत आते हैं, जिसको हम क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड कह सकते हैं, क्रॉस डिमांड कह सकते हैं। चाय और काफ़ी, गुड़ और चीनी कौन सी वस्तु है, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है या सब्स्टिट्यूट गुड्स है, तो हम कह सकते हैं कि ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है, क्योंकि चाय के न रहने पर हम काफ़ी से भी काम चला सकते हैं, चीनी के न रहने पे हम गुड़ से काम चला सकते हैं, इन दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि पेन और स्याही, बैट और बाल, गाड़ी और डीजल, बैडमिंटन और चिड़िया कौन सी वस्तु है, तो ऑप्शन बी सही है, पूरक वस्तु जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं, बिना ये एक दूसरे के पूरा नहीं होते हैं। अगर ये बैट है तो इस बाल की ज़रूरत पड़ेगी, डीजल में गाड़ी लगती है, बैडमिंटन में चिड़िया, तो इस तरह से हम कह सकते हैं एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, बिना इसके पूरा नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं कि स्थानापन्न वस्तुओं की मांग वक्र होता है, यानी जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है उसका मांग वक्र कैसा होता है, इस तरह से हम देख सकते हैं कि उसका क्या होता है। तो देखेंगे कि इसमें होता तो है धनात्मक, लेकिन कैसे, जैसे मान लीजिए एक तरफ हम चाय बना दें और एक तरफ हम काफ़ी बना दें, इस तरह का होता है। तो अगर चाय की कीमत अगर बढ़ती है तो काफ़ी की मांग क्या होती है, बढ़ती है, या अगर हम काफ़ी लिख दें तो काफ़ी की कीमत बढ़ेगी तो चाय की मांग बढ़ेगी, अगर चीनी की कीमत बढ़ती है तो गुड़ का डिमांड बढ़ेगा, इसीलिए इसका जो रिलेशन है होता है धनात्मक, यानी हम पॉजिटिव कह सकते हैं। ये पूरक वस्तु यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मांग वक्र क्या होता है, पूरक वस्तु कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का जो डिमांड कम होता है नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, क्योंकि पूरक वस्तु एक दूसरे के पूरा नहीं होते। आप अगर एक वस्तु की कीमत ज़्यादा होती है तो दूसरे वस्तु का जो डिमांड क्या होता है, कम हो जाता है। जैसे बैट की कीमत अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और बाल का भी कीमत उतना ही हो जाए तो समझिए कि बाल प्रयोग से बाहर हो जाएगा या यह खेल प्रयोग से बाहर हो जाएगा। इसलिए पूरक वस्तुओं का जो मांग वक्र होता है वो नेगेटिव होता है, ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो ये कौटिल्य हैं और अर्थशास्त्र के जनक प्रोफेसर एडम स्मिथ हैं, इतना ध्यान रखेंगे। मांग के प्रकार हैं, तो मांग के प्रकार 3 हैं, जिसको हम प्राइस डिमांड कह सकते हैं, जिसको हम इनकम डिमांड कह सकते हैं, और तीसरा जो है क्रॉस डिमांड कह सकते हैं, यानी कीमत मांग, आय मांग और आड़ी मांग। प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं कि मांग और कीमत के बीच संबंध होता है, मांग और कीमत के बीच संबंध होता है तो होता है ऋणात्मक, क्योंकि आप जान सकते हैं कि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है और प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ जाती है। तो रिलेशन क्या है, ये नेगेटिव है ना, क्योंकि ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि मांग और कीमत के बीच संबंध होता है तो ऋणात्मक होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि आय मांग में आय और मांग के बीच संबंध होता है। देखिएगा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो हम कंफ्यूज जाएंगे। आय मांग में आय और मांग के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि आय बढ़ती है तो हमारी क्या होती है, मांग बढ़ती है। अगर आय हमारी घटेगी तो मांग हमारी घटेगी, तो इसका रिलेशन क्या है, जब दोनों बढ़ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं ये पॉजिटिव है। आय मांग में आय और मांग के बीच का रिलेशन जो होता है, संबंध होता है, पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट देखते हैं आय मांग के प्रकार हैं, तो आय मांग के जो है वो 2 प्रकार है, क्योंकि एक है सुपीरियर गुड्स और दूसरा है इन्फीरियर गुड्स। सुपीरियर का मतलब होता है उत्तम कोटि की वस्तुएं
इन्फीरियर का मतलब होता है निम्न कोटि की वस्तुएं, जिसे कि फिन वस्तु का भी विरोधाभास कह सकते हैं। आड़ी या तिरछी मांग के प्रकार हैं, यानी क्रॉस डिमांड के टाइप्स हैं। आड़ी या तिरछी मांग के प्रकार हैं तो 3 है, हमने बताया था कि कंप्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स और इंडिपेंडेंट गुड्स, यानी हम कह सकते हैं स्थानापन्न और पूरक और स्वतंत्र वस्तु हैं इसके अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं मांग का नियम है। मांग का नियम है तो जो मांग का नियम है वो गुणात्मक है। मांग में व्यवहारिक चीज़ें आप को बताई जाती है। व्यवहारिक का मतलब ये है कि मतलब कीमत बढ़ने पर यानी प्राइस बढ़ने पे मांग क्या होती है, कम होती है। लेकिन ये नहीं बताता है कि 2 रुपया कीमत बढ़ने पे डिमांड में कितना प्रतिशत की कमी हुई है। अगर प्रतिशत बताता तो वो हो जाता आपका मात्रात्मक एंड क्वांटिटेटिव होता। ये गुणात्मक है, यानी ये व्यवहारात्मक है, इसलिए हम कह सकते हैं मांग का नियम जो है गुणात्मक कथन है। ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा और अब हम कंफ्यूज हो जाएंगे और समझ में भी नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, अन्य बातें समान रहने पर जब केवल कीमत में कमी के कारण वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाती है तब उसे कहते हैं। तो ऑप्शन ए है मांग का विस्तार। आइए हम थोड़ा सा एक साड़ी भी बना के दिखा दें। यहाँ पे देख सकते हैं कि कीमत में कमी के कारण मांग में वृद्धि होती है, तो इसको हम बोलते हैं मांग का विस्तार। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर पे कि अन्य कारणों से उसी कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा अथवा अधिक कीमत पर वस्तु की उतनी ही मात्रा खरीदी जाती है तो उसे कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका मांग की वृद्धि। उसमें मांग का विस्तार था, ये हो जाएगा आपका मांग की वृद्धि। इसमें देखिए ये पहला ऑप्शन था मांग का विस्तार और इसमें क्या हो जाएगा मांग के वृद्धि। इसका भी आपको हम एक तालिका के द्वारा समझा देते हैं। देखिए 10 रुपया ए है तो मांग 20 है, यहाँ 10 है, तो यानी उसी कीमत पर अधिक मांग और कम कीमत पर उतनी ही मांग को हम बोलते हैं मांग की वृद्धि। नेक्स्ट देखते हैं 27वें नंबर पे आपका क्वेश्चन है कि अन्य बातें समान रहने पर जब केवल कीमत में वृद्धि के कारण वस्तु की कम मात्रा खरीदी जाती है तो उसे कहते हैं। ऑप्शन सी है मांग का संकुचन। आइए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ देखिए कीमत रुपए में है, यानी कह सकते हैं कि कीमत में वृद्धि हो रही है। ये 10 से ये 13 हो जा रहा है, यानी कीमत बढ़ने पे क्या हो जाती है, मांग में कमी हो जाती है। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन आपका 27 नंबर का सी है, यानी मांग का संकुचन इसको कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर पे किन्हीं अन्य कारणों से उसी कीमत पर वस्तु की कम मात्रा अथवा नीची कीमत पर वस्तु की उतनी ही मात्रा खरीदी जाती है तो उसे कहते हैं। तो 28 का डी है, इसे मांग की कमी कहते हैं। आइए इसका भी हम एक साड़ी से हम कह सकते हैं उसी कीमत पे, देखिए 10 रुपया यहाँ भी है, 10 रुपया यहाँ भी, उसी कीमत पे वस्तु की कम मांग, यानी 10 रुपया था तो मांग ये 20 था, लेकिन 10 ही है तो क्या है मांग 14 है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं कि कम कीमत पे उतनी ही मांग, यानी उसी कीमत पे एक कम मांग और कम कीमत पे उतनी ही मांग, इसी को हम बोलते हैं मांग की कमी। इसी को बोलते हैं मांग की कमी। 30वां देखें, किस प्रकार के वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती है। देखिएगा किस प्रकार के वस्तुओं के मूल्य में कमी होने पर मांग में वृद्धि नहीं होता। मैंने आपको बताया जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो मांग क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन यह बता रहा है कि वस्तु के मूल्य में कमी होने के कारण भी
मांग में वृद्धि नहीं होती, वो कौन सी ऐसी वस्तु है? तो ऑप्शन सी है गिफिन वस्तु। गिफिन वस्तु की कीमत कम होने पर भी आपकी मांग, क्योंकि आपको देखिए अगर टेरिकॉट का कपड़ा है तो आप उसे, आपकी आय बढ़ जाती है तो टेरिकॉट की कीमत गिरने के बावजूद भी उसका डिमांड नहीं करते हैं। यदि मिट्टी के तेल की कीमत घटती है जबकि कोयले और लकड़ी की कीमत पूर्ववत रहे तो खाना बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, किसका डिमांड करेंगे? हाँ, देख सकते हैं मिट्टी की तेल की कीमत घट रही है जबकि कोयला और लकड़ी की कीमत पूर्ववत है, उसमें कहीं से कोई कमी नहीं है, तो डिमांड किसकी बढ़ेगी? तो ऑप्शन बी सही है, मिट्टी के तेल की ही मांग बढ़ेगी, क्योंकि कोयला और लकड़ी की कीमत यथावत है, इसलिए बिजली बनाने में वही मूल्य लगेगी। नेक्स्ट देखते हैं, टीयू अधिकतम होता है तो एमयू क्या होता है? ये होता है शून्य होता है। अगर टोटल यूटिलिटीज हम कह सकते हैं अधिकतम होता है तो एमयू आपका शून्य होता है। एमयू का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटीज। नेक्स्ट देखते हैं, अगर टीयू बढ़ता है तो एमयू क्या है? अगर टीयू बढ़ता है तो एमयू क्या होता है? ये धनात्मक होता है, तो ऑप्शन ए सही है, धनात्मक होता है। नेक्स्ट 33 नंबर देखते हैं, टीयू घटता है तो एमयू क्या होता है? अगर टोटल यूटिलिटीज घटता है तो मार्जिनल यूटिलिटीज क्या होता है? तो ऑप्शन सी सही है, शून्य होता है, शून्य होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री के द्वारा किया गया था? समष्टि और व्यष्टि दोनों का प्रयोग ऑप्शन सी है, रगनार फ्रीस के द्वारा किया गया था। हो सकता है ये न पूछा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए ऐसे क्वेश्चन को डाल दिया गया है। मांग की लोच, इलेसिटी ऑफ डिमांड इज ए, यानी ये मांग की लोच होती कैसी है? मांग की लोच क्या होती है? गुणात्मक कथन है कि मात्रात्मक कथन है? तो ऑप्शन आपका बी सही है, मात्रात्मक कथन है। यानी हम कह सकते हैं यह है क्वांटिटेटिव टूल्स जैसे होता है, यानी क्वांटिटेटिव होता है, यानी मात्रात्मक होता है। इसमें कीमत में वृद्धि के परिणाम स्वरूप मांग मात्रा में परिवर्तन प्रतिशत में या जो भी है उसमें आता है, जिसमें पता चलता है कि 2 रुपया कीमत बढ़ने से मांग में क्या प्रभाव पड़ा है, तो उसको हम बोलते हैं। ईडी का अर्थ क्या होता है? ईडी बराबर जीरो का अर्थ क्या होता है? शून्य का होता है। ईडी का मतलब इलेसिटी ऑफ डिमांड होता है, तो इसका शून्य का मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन जो ए सही है, पूर्णतया बेलोचदार मांग होता है, यानी परफेक्टली इनलेस्टिक डिमांड होता है, यानी पूरी तरह से लचीला होता है। इसका डायग्राम ऐसे होता है, एकदम सीधे वाई अक्ष के समानांतर होता है। यानी हम कह सकते हैं कीमत में वृद्धि या कमी के परिणाम स्वरूप मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसको हम बोलते हैं ई इक्वल टू जीरो। यहाँ देखते हैं, मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन बी सही है, फ्लक्स के द्वारा इस विधि का प्रयोग किया गया था। 38 नंबर देखते हैं कि जब दो वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न होती है तो आड़ी लोच होता है। देखिए पूछ जाएगा तो काफ़ी लोग प्रश्न इस सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो अनंत होता है, अनंत होता है। 2 वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न होती है तो मांग की जो आड़ी लोच होती है वो अनंत होता है, अनंत होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि सीमांत तुष्ट गुण का सूत्र है, तो आप जानते हैं सीमांत तुष्ट गुण का सूत्र बहुत ईजी है, ऑप्शन ए सही है, एम यू बराबर टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1, यही आपका ऑप्शन ए सही है, यह है। नेक्स्ट देखते हैं, सीमांत तुष्ट गुण के विभिन्न रूप होते हैं, यानी हम कह सकते डिफरेंट फ्रॉम ए मार्जिनल यूटिलिटीज, तो ये धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, शून्य होता है, यानी ऑप्शन डी सही है। यहाँ पे देखते हैं कि जब तक किसी वस्तु के उपभोग से संतुष्टि मिलती है तो वो कौन सा सीमांत तुष्ट गुण है? तो हम कह सकते हैं वो धनात्मक सीमांत तुष्ट गुण है। जब किसी वस्तु के प्रयोग से हमें संतुष्टि मिलती है तो उसे हम जो पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटीज के रूप में शामिल करते हैं, धनात्मक तुष्टि गुण कहते हैं। जब वस्तु
जब वस्तु के उपभोग से न तो संतुष्टि मिलती है और न ही असंतुष्टि मिलती है। तो जब न संतुष्टि मिलेगी न असंतुष्टि मिलेगी तो इसका जो उपयोगिता होगा वो शून्य होगा, उसे हम शून्य कहते हैं। ये देखते हैं, जब वस्तु के उपभोग से संतुष्टि प्राप्त नहीं होती, किसी वस्तु का हम प्रयोग कर रहे हैं उससे हमें किसी प्रकार की जो यूटिलिटीज़ नहीं मिल रही, संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो वो क्या हो सकता है, वो ऋणात्मक होगा। वो क्या होगा, वो ऋणात्मक होगा। तो ऑप्शन जो सी बी सही है, ऋणात्मक। यहाँ देखते हैं उपयोगिता विश्लेषण के प्रतिपादक है, ये पूछ सकता है। उपयोगिता विश्लेषण के जो प्रतिपादक हैं वो मार्शल हैं। एक और प्रश्न कभी कभी पूछता है कि तटस्थता वक्र के द्वारा उपभोक्ता के बचत को मापने वाला अर्थशास्त्री है, तो हिक्स थे। तटस्थता वक्र के द्वारा उपभोक्ता बचत को मापने का जो काम प्रोफेसर हिक्स ने किया था। कुल उपयोगिता का सूत्र है, यानी कुल उपयोगिता का मतलब है कि टोटल यूटिलिटी, जिसको टीयू बोलते हैं, उसका सूत्र है। तो ऑप्शन डी सही है। TUN बराबर MU1 प्लस MUN प्लस MUN, ऐसे प्लस करते जाएंगे, इसको बोलते हैं टोटल। अब यहाँ पे देखते हैं कि स्टॉक में एक इकाई बढ़ा देने पर जो कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है एवं स्टॉक में इकाई से निकाल देने से जो कुल उपयोगिता में कमी होती है, उसे कहते हैं। तो ऑप्शन बी सही है, सीमांत तुष्टिकोण यानी मार्जिनल यूटिलिटीज़ बोलते हैं। यानी कह सकते एक स्टॉक में बढ़ाने से जो बढ़ जाए, एक स्टॉक में घटाने से जो घट जाए, उसी को हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तुष्टिगुण के रूप हैं, तो तुष्टिगुण के, ये ऑप्शन सी है, ए और बी दोनों, यानी TU इसको बोलते हैं, इसको MU बोलते हैं, टोटल यूटिलिटीज और मार्जिनल यूटिलिटी। तो तुष्टिगुण के दो रूप हैं, अगर पूछता है अगर उस तरह से तो दो बताएंगे आप। कुल तुष्टिगुण बढ़ता है, कुल तुष्टिगुण बढ़ता है, घटते हुए क्रम में बढ़ता है, तो ऑप्शन ए सही है, घटते हुए क्रम में बढ़ता है। अक्सर ये पूछेगा, कन्फ्यूजन बन जाएगा हमारे बीच में। सीमांत तुष्टिगुण उपयोगिता ह्रास नियम को और किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन ए सही है, गोसेन के प्रथम नियम के नाम से जाना जाता है। उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत सम सीमांत तुष्टिगुण उपयोगिता नियम को और किस नाम से जाना जाता है, तो गोसेन के दूसरा नियम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मांग की लोच के प्रकार हैं, मांग की लोच के प्रकार हैं, अक्सर ये पूछता है। तो ये मांग की लोच के प्रकार 4 हैं, ऑप्शन बी सही है, मांग की लोच के प्रकार। नेक्स्ट देखते हैं कि कीमत मांग की लोच के प्रकार हैं, कीमत मांग की लोच के प्रकार हैं, तो ऑप्शन सी सही है, ये 5 है, जो आपको E बराबर 0 मिलेगा, E बराबर 1 मिलेगा, और E अधिक है 1 से, और E से अधिक 1 है, और E बराबर आपको अनंत मिलेगा। यही कीमत मांग लोच के प्रकार हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है, यदि उससे कम अनुपात में मांग में परिवर्तन होता है, इस तरह से भी पूछ सकता है, उसे हम क्या कहते हैं। ये 53 नंबर का क्वेश्चन। तो ऑप्शन बी है आपका, बेलोचदार मांग। यानी हम कह सकते हैं, देखिए कि कीमत 8 रुपया है और घट करके 18 रुपया हो गई, यानी बढ़ करके 18 रुपये, 8 दूनी 16 है, दुगुना से अधिक कीमत बढ़ गया, लेकिन डिमांड में मात्र कितना डिफरेंस हुआ, 2 kg का, 2 kg का। तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेलोचदार मांग। यानी हम कह सकते हैं इकाई से अधिक है 1, इसको बेलोचदार मांग बोलते हैं, लोचदार नहीं, बेलोचदार मांग। तो नेक्स्ट देखते हैं कि E बराबर 1 है, E बराबर 1 है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए तो इसको बोलते हैं E बराबर 1 है, तो ऑप्शन सी है, ये लोचदार मांग है। लोचदार मांग यानी हम कह सकते हैं कि कीमत में वृद्धि के अनुपात में ही मांग में कमी होती है, या कमी के अनुपात में मांग में वृद्धि होती है। आइए इसको एक हम यहाँ भी देख सकते हैं, 55 नंबर का क्वेश्चन है।
पेट्रोल की मांग, पेट्रोल की मांग यहाँ पे कीमत रुपए में और मांग आपका लीटर में, तो 6 रुपया से बढ़ करके 9 रुपया हो गया, तो 1600 से घट करके क्या हो गया 400, यानी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। ये क्या हो सकता है इसमें, तो ऑप्शन सी सही है, यानी इकाई इलेक्ट्रिसिटी ऑफ यानी ईडी अधिक है 1 से, इसको बोलते हैं ई अधिक है 1 से, तो यानी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड अधिक है 1 से, तो ऑप्शन सी सही है आपका। इसको हम एक सूत्र के भी द्वारा दर्शाते हैं, जैसे हमने देखा होता डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी गुणे पी बटे क्या है क्यू, ये सूत्र के द्वारा हम जानने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि मांग मूल्य सापेक्षता इकाई रीति का प्रयोग किया था। मांग मूल्य सापेक्षता, तो मार्शल ने मांग मूल्य सापेक्षता इकाई विधि का प्रयोग किया था। यहाँ पे आएगा मूल्य में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कुल व्यय स्थिर रहता है, तो उसे कहते हैं, यानी मूल्य में परिवर्तन यानी वस्तु की कीमत में कमी या वृद्धि के परिणाम स्वरूप उसका जो कुल व्यय होता है, टोटल खर्च होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये आपका ऑप्शन ए है आपका ई बराबर 1, यानी वस्तु की कीमत घटे या बढ़े कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। कीमत में कमी के परिणाम स्वरूप कुल व्यय में वृद्धि हो, यानी कीमत अगर प्राइस घट रही है तो जो टोटल एक्सपेंस है, कुल व्यय है, क्या होता है वो बढ़ जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो देखते हैं कि ये है आपका ई, यानी हम कह सकते हैं ईडी है 1 से अधिक, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड 1 से अधिक है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड 1 से अधिक है। नेक्स्ट देखते हैं कि 59 नंबर, नीचे का भाग बटे, यानी ईडी बराबर नीचे का भाग बटे ऊपर का भाग, ये सूत्र है, तो ऑप्शन बी सही है। बिंदु या लोच, बिंदु विधि या रेखा गणितीय विधि हम कह सकते हैं, बिंदु लोच या रेखा गणितीय विधि के नाम से इसे हम जानते हैं। प्रश्न नंबर 60 है, मांग की आड़ी लोच के सिद्धांत का प्रतिपादक, तो प्रोफेसर मूर है, ये मांग की आड़ी लोच के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि एक ऐसा मांग वक्र जो एक्स अक्ष के समानांतर होता है निम्न प्रकार की लोच को प्रदर्शित करता है, यानी हम कह सकते हैं ये है वाई अक्ष, ये वाई है और ये है एक्स, ये एक्स अक्ष के समानांतर जब होगा तो इसको हम अनंत लगा देते हैं, यानी एक्स अक्ष के समानांतर मांग की लोच क्या होता है अनंत होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि 62 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 62 नंबर पे देखते हैं कि डेल्टा क्यू बटे डेल्टा वाई गुणे, और यहाँ लिखना चाहिए डेल्टा वाई बटे क्यू, यानी हम कह सकते हैं ये सूत्र है, डेल्टा क्यू बटे डेल्टा वाई गुणे वाई बटे क्यू, ये किसका सूत्र है, तो ऑप्शन ए सही है, मांग की आय लोच का सूत्र है। ये भी पूछेगा तो हम कंफ्यूज आएंगे। यहाँ पे देखिए सूत्र है ई वाई बराबर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ इनकम बराबर मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे आय में प्रतिशत परिवर्तन, किसका सूत्र है, ये ऑप्शन आ जाए तो यह मांग की आय लोच का सूत्र है, मांग की आय लोच का सूत्र है। यहाँ पे देखते हैं अल्पकालीन उत्पादन फलन को परिवर्तनशील अनुपात कहते हैं, जिसकी अवस्था यानी कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो 3 अवस्थाएं होती हैं। जान लीजिए 3 अवस्था कौन कौन सी है। देखिए अल्पकालीन उत्पादन फलन को परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहते हैं, जिसकी अवस्था है ये वृद्धि नियम, समता नियम, हास नियम, यानी ये उपयुक्त सभी सही है। तीनों अवस्थाओं का नाम मैंने दे दिया। यहाँ देखिए अल्पकालीन उत्पादन फलन में स्थिर साधन है, यानी फिक्स फैक्टर कौन सा है, यानी वस्तु की कीमत में वस्तु का प्रोडक्शन हो या ना हो लेकिन फिक्स का वहन करना पड़ता है, तो पूंजी है पूंजीगत उपकरण, यानी सभी सही है। अल्पकालीन उत्पादन फलन में स्थिर साधन है, ये सभी है।
तो ऑप्शन ये सभी है। यहाँ देखते हैं कि उत्पत्ति वृद्धि नियम को उत्पत्ति ह्रास नियम के बीच की कड़ी कहा जाता है, तो ऑप्शन बी सही है। उत्पत्ति समता नियम को उत्पत्ति वृद्धि और ह्रास नियम के बीच की कड़ी कहा जाता है। ऐसे पूछेगा, हम कंफ्यूज आएंगे। और ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट जो दूसरा पेपर आएगा वो हम तीसरे पार्ट में लेकर के आएंगे। उत्पादन बंद होने की दशा में किस साधन का भुगतान करना पड़ता है, तो स्थिर साधन का भुगतान आपको करना पड़ता है, या हो या ना हो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। अल्पकालीन उत्पादन फलन में स्थिर साधन नहीं है, इसमें कौन सा स्थिर साधन नहीं है, तो श्रम की स्थायी इकाई स्थिर साधन नहीं है, क्योंकि ये वेरिएबल फैक्टर के अंतर्गत आता है, यानी परिवर्तनशील जो फैक्टर साधन है उसके अंतर्गत आता है। 70 नंबर का क्वेश्चन है, टोटल प्रोडक्टिविटी यानी टीपी बराबर एफ टी एफ टी वी एफ, ये सूत्र किसका है, यानी इसका सूत्र किसका है, तो ये ऑप्शन ए है, कुल उत्पादकता का सूत्र। ऐसे ये कुल उत्पादकता दे दे और इस तरह का चार आपको सूत्र देता तो क्या लगाएंगे, कंफ्यूज रहेंगे। इसलिए मैंने सूत्र को लिख दिया है, यह कुल उत्पादकता का सूत्र है। नेक्स्ट देखते हैं 71 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी सीमांत उत्पादकता का सूत्र है। ये क्या है, ये सभी है, यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का सूत्र है, तो इसमें सभी है, हम कह सकते हैं 71 का सभी है। सेवेंटी 72 में देखते हैं, औसत स्थिर लागत यानी एवरेज फिक्स कास्ट का सूत्र है 72 का, तो हम देख सकते हैं ऑप्शन बी सही है, ए एफ सी इक्वल टू टी एफ सी बटे क्यू, यानी हम कह सकते हैं ए एफ सी इक्वल टू टी एफ सी बटे क्यू। ये औसत स्थिर यानी फिक्स कास्ट का ये सूत्र है, एवरेज फिक्स कास्ट का। 73 नंबर देखते हैं, औसत परिवर्तनशील साधन जो है एवरेज, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यानी हम कह सकते हैं जो एवरेज वेरिएबल कास्ट होता है, इसको एवरेज वेरिएबल कास्ट कहते हैं, वो सूत्र कौन सा है, तो हम कह सकते हैं ये ए है, ए वी सी बराबर टी वी सी बटे क्यू, यानी हम कह सकते हैं कि ए वी सी बराबर, ये हम कह सकते हैं टी वी सी बटे क्यू है, ये ए वी सी का सूत्र है, औसत परिवर्तनशील लागत का सूत्र है। 74 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि औसत कुल लागत एसी यानी एवरेज टोटल कास्ट का सूत्र कौन सा है, तो ये क्या है, ऑप्शन सी है, दोनों है। ये औसत कुल लागत यानी एवरेज यानी हम कह सकते हैं इसका जो सूत्र है ए और बी दोनों है, ए सी बराबर ए एफ सी प्लस ए बी सी, या ए सी बराबर टी सी बटे क्यू, दोनों इसका सूत्र है। नेक्स्ट देखते हैं कि औसत स्थिर लागत ए एफ सी की स्थिति क्या है, ए एफ सी की स्थिति क्या है, इसे हम देखते हैं कि ए एफ सी बाएँ से दाएँ नीचे गिरता है, ए एफ सी वक्र दोनों अक्षों को छूता है, ए एफ सी कभी शून्य यानी उपयुक्त सभी सही है। ये इसकी स्थिति, कोई एक पूछ जाए और अलग कर दे तो आप कंफ्यूज रहेंगे, इसलिए इसे भी आप जानें। औसत परिवर्तनशील लागत वक्त ए बी सी होता है, एवरेज वेरिएबल कास्ट होता है, इसका आकार कैसा होता है, तो आप जाने 76 का उल्टा, यानी ये है उल्टा, यानी इस तरह से यू आकार का होता है। नेक्स्ट देखते हैं 77 नंबर का क्वेश्चन है, औसत लागत वक्र ए सी होता है, औसत लागत वक्र ए सी का आकार होता है, तो ये होता है यू आकार का होता है, यू आकार का होता है। बड़ा कन्फ्यूजन कभी कभी क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे देखते हैं 78 नंबर, सीमांत लागत वक्र एम सी का आकार क्या होता है, एम सी का आकार क्या होता है, तो जो है वो भी यू आकार का ही होता है, यू आकार का होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि 79 मौद्रिक लागत
यानी मौनिक कास्ट के अंतर्गत शामिल स्पष्ट लागत, अस्पष्ट यानी दोनों, ए और बी दोनों लागत, यानी इसका जो सही उत्तर है सी है, सही उत्तर सी है। देखते हैं 80 नंबर कि टीसी होता है, टीसी क्या होता है, यानी टोटल कास्ट किसको हम कहते हैं। तो टीसी का जो यह है आपका टीसी बराबर टीवीसी प्लस टीएफसी, यानी टोटल कास्ट क्या होता है, टोटल वेरिएबल कास्ट ये हो जाएगा और टोटल फिक्स कास्ट, जब दोनों जोड़ देंगे तो ये आपका टीसी निकल जाता है। टोटल कास्ट क्या होता है किसी वस्तु को बनाने में। 81 नंबर से हैं दीर्घकाल में एलएसी अगर अधिक है, लॉन्ग एवरेज कास्ट अधिक है लॉन्ग मार्जिनल कास्ट से, तब एलएसी की स्थिति क्या होगी, वो किस तरह का होगा। तो ऑप्शन ए सही है, वो नीचे की तरफ गिरता होगा, तो ये नीचे की तरफ गिरता हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि दीर्घकाल में एलएसी बराबर एलएमसी से, एलएसी बराबर एलएमसी है तो एलएसी होगा, एलएसी होगा। 82 नंबर क्वेश्चन, ये सी ऑप्शन है, स्थिर रहेगा। तो इस प्रकार 82 क्वेश्चन का संग्रह था और आप पढ़ें, शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसका लाभ मिल सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।